हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं सब कुछ कुशल मंगल है, सुरक्षित है, हर कोई अपने अपने घरों में, पास पड़ोस से कोई बुरी खबर नहीं आ रही। मैं भी अपना परिचय दे देता हूं कि मैं अपना कुशल क्षेम बता देता हूं कि भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। हमारे बारे में भी अभी तक भगवान की दया से कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। देश इस टाइम पर युद्ध की एक घड़ी में है, बर्बादी के कागार पर खड़ा होता है। ये पूरी दुनिया पूरी जो है वो बर्बाद होने जा रही है, बर्बादी के कागार पर खड़ी हुई है। मानवता के लिए संकट आन पड़ा है। ऐसे में सब कोई कुशल मंगल हो, सुरक्षित हो और एक शुभ समाचार कहीं से मिले तो वही सबसे अच्छी बात होती है। इससे अच्छा समाचार कुछ नहीं होता। सब कोई कुशल मंगल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे आप सब कुशल मंगल हैं। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सारे सुरक्षित हैं। दोस्तों, कल तक हमने चाइना के राइज के बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरी नजर में चाइना आज के दिन इंसानियत का दुश्मन बना फिर रहा है, दुश्मन बना है और उसने पूरी दुनिया को एक जिसे कहते हैं दुविधा के अंदर डाल रखा है। इस मानवता के ऊपर संकट लाकर खड़ा कर दिया है और वो मानवता का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। लाखों इंसान, लाखों लोग इतिहास में कैसे मरते हैं वो पढ़े थे, पहली बार देख रहे हैं, उस डर को महसूस कर रहे हैं। इतिहास का टीचर हूं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को बहुत काफी अच्छे तरीके से पढ़ने की, काफी गहराई से पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उस समय पर अब मेरे को महसूस हो रहा है कि उस समय पर लोगों को डर कैसा रहा होगा। और खासकर एक होता है युद्ध का डर, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद अगला कब होगा पता नहीं है, जैसे भी सामने वाला। लेकिन यहां तो एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बना फिर रहा है। मानवता के लिए इससे बड़ा संकट और क्या होगा। दोस्तों, चाइना के, और यही एक कारण है कि चाइना के इतिहास के बारे में थोड़ी सी रुचि बच्चों को भी आ रही है और मेंस के पर्सपेक्टिव के अंदर मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा हूं कि आप लोग मेंस की तैयारी कैसे करें। उसमें आपको चाइना की जिज्ञासु जो प्रवृत्ति है, चाइना के बारे में भी आपको पता लग जाएगा और आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। यहां मैं आपको आज के वीडियो में, कल मैंने बताया कि माओ त्से-तुंग ने एक गलती को दबाने के लिए दूसरी गलती की, दूसरी को दबाने के लिए तीसरी गलती की, तीसरी को दबाने के लिए चौथी, और यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती रही जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई। जब वो मरे तो देश बहुत बुरे हालात में था। जब वो मरे तो हालात इतने खतरनाक थे कि आउट ऑफ कंट्रोल थे। चाइना एक दोराहे पर खड़ा हुआ था कि यूएसएसआर के साथ जाए या चाइना के साथ जाए और अमेरिका के साथ जाए। चाइना जो है लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा था। यहां कुछ देशों की किस्मत होती है, कुछ लोगों की अगर किस्मत होती है तो देशों की किस्मत भी होती है। और यहां पर उस टाइम पर जब आपको मैंने ये चीज बताई थी कि माओ जेडोंग थे। माओ जेडोंग ने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार बहुत सारी गलतियां करी। उन गलतियों का असर ये हुआ, उन लगातार होती हुई गलतियों का असर ये हुआ कि हालात खराब हो गए, इकोनॉमी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और यूएसएसआर से उसको कोई मदद नहीं मिल पाई। इसीलिए 1972 के अंदर रिचर्ड निक्सन जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया, चीन का विजिट किया और एक दुनिया में नए तरीके के समीकरण उभरकर सामने आने लगे। लेकिन यही माओ जेडोंग थे जो पिछले अप्रॉक्सीमेट 20 साल से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लोगों को मरवा रहे थे। कैपिटलिज्म का नाम ले लेके, पूंजीवाद का नाम ले लेके देश के अंदर लोगों को मरवा रहे थे। रेड गार्ड खड़े कर चुके थे और सब चीजें। और यही रीजन थी कि रिवोल्ट अगेंस्ट रिलेशंस विद अमेरिका से जो संबंध थे उनके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अमेरिका से संघर्षों, अमेरिका से संबंधों के विरुद्ध चाइना में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और यहीं से सिचुएशंस स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। started getting out of control। जो परिस्थितियां थी
वो हाथ से बाहर निकलने लगी। जो परिस्थितियां थी वो हाथ से बाहर जाने लगी। सिचुएशन, समस्या समझ में नहीं आ रही थी, हाथ से बाहर जाने लगी। ऐसे में माओ जेडोंग ने दोबारा अपनी वही चाल चली और अमेरिका से संबंधों का सारा ठीकरा अपने से नंबर 2, अमेरिका से संबंधों का सारा ठीकरा अपने से नंबर 2 डेंग जियाओपिंग के ऊपर फोड़ दिया और ये कहा डेंग जियाओपिंग XIO जियाओपिंग के ऊपर फोड़ दिया और ये कहा कि अभी तक जो भी अमेरिका के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं वो डेंग जियाओपिंग की वजह से हुए हैं। अगर डेंग जियाओपिंग ना होते तो हमें अमेरिका से झुकने के सामने झुकने की कोशिश, मतलब अमेरिका के सामने ना झुकना पड़ता। इसीलिए ही इज द ट्रेटर वन, यही वो गद्दार है, यही वो कल्प्रिट है। इसीलिए इसे परसिक्यूटेड, इसीलिए इस पर मुकदमा चलाया गया एंड सेंट टू जेल, परसिक्यूटेड एंड जेल्ड। इस पर मुकदमा चलाया गया और जेल भेज दिया गया। इसके परिवार वालों को मारा, इसके बेटों की दोनों हड्डियां टांगे तोड़ दी। वो आज भी व्हील चेयर पे हैं और हालात बहुत बुरे हैं, मतलब बहुत बुरे कर दिए। इनको भी 2 साल तक 76 से 78 के आसपास तक जेल में रहना पड़ा और इतने बुरे हालात में था कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सितंबर 1976 में माओ जेडोंग डाइड। 1976 में जो माओ जेडोंग थे वो एक्सपायर हो गए और जैसे ही माओ जेडोंग एक्सपायर हो गए, जो पॉलिटिकल चेंजेस इन चाइना में पॉलिटिकल चेंज होना शुरू किया, बट रिवोल्ट एंड रिबेलियंस वर गोइंग रिवोल्ट्स वर कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन। परंतु विद्रोह जो है वो निरंतर चल रहे थे, विद्रोह निरंतर चल रहे थे, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। ऐसे में एक समय ऐसा आने लगा और दुनिया ये कहने लगी कि चाइना इज मूविंग टूवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन, कि चाइना जो है वो विखंडन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मिलिट्री जनरल्स की एक मीटिंग होती है, मिलिट्री जनरल्स की एक मीटिंग होती है और मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो पॉलिट ब्यूरो के ऊपर दबाव बनाते हैं और डेंग जियाओपिंग को रातों रात चाइनीज प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। डेंग जियाओपिंग को रातों रात प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये बेशक नंबर 2 थे, लेकिन इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अप्रोच माओ जेडोंग से काफी ज्यादा अच्छी थी। ये इस चीज को समझते थे कि 2 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पॉलिटिकल चेंजेस या पॉलिटिकल रिफॉर्म यानी राजनीतिक सुधार, और दूसरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार। अब ये इस चीज को जानते थे कि अगर राजनीतिक सुधार यानी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए तो चाइना में जो सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा और सिचुएशंस फिर दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स
अगर हम करते हैं, आर्थिक सुधार करते हैं और वो इस तरीके से करें कि उसमें आम जनता की भागीदारी हो और अमेरिका जैसी कंट्री का सपोर्ट हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चाइना की प्रोग्रेस हो सकती है। यहां पर इन्होंने, डेंग जियोपिंग ने कन्विंस्ड अमेरिकन्स, उन्होंने अमेरिकन्स को कन्विंस किया और पहले होने वाले रिवोल्ट और रिबेलियंस को एग्जाम्पल दिया और ये कहा कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन चाइना आर नॉट पॉसिबल बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर पॉसिबल, कि चाइना में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी राजनीतिक सुधार संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक सुधार संभव है। लेकिन यहां इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अमेरिकन्स चाहते थे कि ओपन द मार्केट फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अमेरिकन्स तो यही चाहते थे कि आप अपनी मार्केट यानी चाइना की मार्केट को अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। लेकिन डेंग जियोपिंग जो थे वो बड़े इस मामले में चालाक समझो, अपनी कंट्री के बारे में सोचने वाले समझदार समझो। उन्होंने ये कहा कि ओनली ओपनिंग मार्केट्स, ओनली ओपनिंग द मार्केट्स, ओपनिंग द मार्केट्स इज नॉट beneficial for Chinese as well as Americans। इन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप मार्केट्स को देखते हो तो चाइनीज मार्केट्स खोलने से ना तो चाइना को फायदा होगा ना अमेरिकन्स को। इसलिए एक काम किया जाए कि आप यहां ट्रांसफर योर फैक्ट्रीज टू चाइना, अपनी फैक्ट्रियों को चाइना ट्रांसफर करो। यानी अमेरिकन्स को कहा कि अपनी फैक्ट्रियों को चाइना ट्रांसफर करो, यहां आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो भी आप चाहेंगे वो दी जाएगी और इजी टैक्स रिबेट्स दिए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपको चीप एंड डिसिप्लिन्ड लेबर मिलेगी, यानी सस्ती और अनुशासित लेबर यानी श्रमिक आपको मिलेंगे। अब यही हुआ कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं हुए और राजनीति व्यवस्था यानी राजनीति या सारे का सारा सिस्टम वैसे का वैसे चलता रहा। राजनीतिक व्यवस्था वैसे का वैसे चलती रही। अब जब राजनीतिक व्यवस्था चलती रही और ये सब चीजें मिली, तो अमेरिकन एमएनसीज जो अमेरिकन एमएनसीज थी हैड ओनली टारगेट टू अर्न प्रॉफिट। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, प्रॉफिट कमाना और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। उन्हें बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन डेंग जियोपिंग ने यहां पर जूडो ट्रिक अपनाई। जूडो ट्रिक यह होती है कि सामने वाले को लगता है कि यह हो रहा है, लेकिन असलियत में होता कुछ दूसरा है। यही होता है जूडो ट्रिक।
सामने वाले को लगता है कि आप हाथ से मारेंगे, लेकिन पैर से मारा जाता है, और जब सामने वाले को लगे कि पैर से मारेंगे तो हाथ से मारा जाता है। ये जूडो ट्रिक चाइना के डेंग जियाओपिंग अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन अमेरिकन्स जो कि बिजनेसमैन बहुत अच्छे थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो ये जूडो ट्रिक नहीं समझ पाए, और यहीं से अमेरिकन्स की गलतियां शुरू हो गई। यहां अमेरिकन गवर्नमेंट का एक रीजन और था। अमेरिकन गवर्नमेंट wanted to contain USSR। अमेरिकन एमएनसीज को प्रॉफिट से मतलब था, इसके अलावा उन्हें और किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट यूएसएसआर को हराना चाहती थी, उसे घेरना चाहती थी, और किसी भी तरीके से चाइना को अपने पाले में लेकर आना चाहती थी, इसलिए उसने भी इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब समस्या तब आएगी, ऑब्वियस सी बात है आएगी, समस्या तब आनी शुरू हुई जब यह देखा गया कि अमेरिका से अब फैक्ट्रीज निकलकर चाइना आने लगी। तो जब अमेरिका से फैक्ट्रीज निकलकर चाइना आने लगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका में अगर एक फैक्ट्री बंद होगी तो बंद होने वाली फैक्ट्री का असर यह होगा, बंद होने वाली फैक्ट्री का असर यह होगा कि अमेरिका के लोग बेरोजगार होंगे। तो वहां पर भी तो इन एमएनसीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना था। तो वहां ये एमएनसीज और ये गवर्नमेंट्स, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर यह जवाब दिया कि हम एक डेवलप्ड कंट्री हो गए हैं, यानी अमेरिका अब एक डेवलप्ड कंट्री हो गया है, इसलिए एक डेवलप्ड कंट्री को कार बनाने जैसे छोटे मोटे कामों पर फोकस ना करके अपना पूरा ध्यान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए। यानी अब जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, अगर वो चाइना वाले ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके नई रॉयल्टी खाएंगे और टेक्नोलॉजी किराए पर देकर रॉयल्टी का फायदा उठाएंगे। यहां ये ओपिनियन डेवलप हुआ और अमेरिका की जो फैक्ट्रीज थी बड़े नंबर में, बहुत बड़े नंबर में चाइना आना शुरू हो गई। यहां क्या होगा, चाइना गॉट ह्यूज एफडीआई, चाइना गॉट ह्यूज एफडीआई, चाइना के पास बहुत सारे डॉलर्स आना शुरू हो गए और एमएनसीज started establishing their factories। एमएनसीज ने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। यहां समझने की कोशिश की, समझिएगा कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1760 से चला और 1920 के आसपास तक देखा गया, और उसमें जो भी हुआ वो सबसे ज्यादा ब्रिटेन में हुआ। सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो 1920 से अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास तक देखा गया, और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी कंट्री को हुआ तो वो अमेरिका था। फर्स्ट और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर ब्रिटेन वाले इंडिया में भाप का इंजन लेकर आते हैं
तो उन्होंने रेलवे पटरियां बिछाने की फैक्ट्री भी, रेलवे की जो पटरियां बनाने की फैक्ट्री थी वो भी इंडिया में नहीं लगाई। ये पटरियां से लेकर, कील से लेकर, उसकी फिश प्लेट से लेकर क्लिप तक का सभी चीजें ब्रिटेन से बन के आती थी। यहां सिर्फ स्लीपर काटने की एक फैक्ट्री लगाई थी, यानी यहां इंजन जो थे वो भी ब्रिटेन से ही बन के आते थे, यानी सब चीजें ब्रिटेन से आती थी। इंडिया में सिर्फ उनको असेंबल किया जाता था, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डिड नॉट टुक प्लेस। यही काम अमेरिकन्स करते थे, सामान भेज देते थे, टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। लास्ट तक यही फेज था। लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज है वो शुरू होता हुआ नजर आता है अप्रॉक्सीमेट 1950 से, और लगभग 2020 तक का, चलो ये फेज मान लीजिए। यहां एक तो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन, ये आईटी और टेलीकम्युनिकेशन है। और साथ में यहां इस थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक खास बात और है कि यहां पर अनजाने में ही सही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना शुरू हुआ। यानी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, चाहे इंडिया जैसे देशों ने बाहर से मंगवाई, खरीदी, या फिर चाइना जैसे देशों ने चोरी करी। अब यहां समझने वाली बात है, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही असर चाइना पर भी था। एमएनसीज ने अपनी फैक्ट्रियां जो थी वो चाइना में लगानी शुरू करी, और जैसे ही चाइना में एमएनसीज ने अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू करी, चाइना के लोगों को बिना किसी टेंशन के टेक्नोलॉजी और प्लस वर्क कल्चर अपने आप मिलना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी और वर्क कल्चर जो अमेरिकन्स ने पिछले 100-150 साल में डेवलप किया था, पिछले 100-150 साल में जो चीजें अमेरिकन्स ने डेवलप की थी, वो सबकी सब चीजें, वो सभी की सभी चीजें अमेरिकन से चाइनीज को, और अमेरिकन आने के बाद यूरोपियन कंपनीज भी आनी शुरू हो गई, तो चाइनीज को अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी बिना किसी सरदर्दी के या बिना किसी एफर्ट के सीधे मिलना शुरू हो गई, और वो उसे सीखने लग गए, वो उसे सीखने लग गए। अब आप इसका असर देखेंगे क्या होता है। इसका असर ये हुआ कि आप देख लीजिए, पहले तो इन्होंने इन अमेरिकन फैक्ट्रीज में काम किया लेबर की फॉर्म में, फिर काम किया हायर पोस्ट पे, फिर काम किया उससे हायर डायरेक्टरशिप पोस्ट पे, और उसके बाद सीधा अपनी फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी। सोचकर देखिए, किसी टाइम पर एप्पल, सैमसंग, नोकिया से लेकर मोटरोला से लेकर जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम या कम्युनिकेशन सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, खासकर ये मशीन बनाने वाली, मोबाइल सेट बनाने वाली इंडस्ट्रीज, इन सब की फैक्ट्री कहां थी? चाइना। उस टाइम तक चाइना ने इन फैक्ट्रियों में अपनी लेबर को काम करवाया, ये लेबर वहां काम कर रही थी, वहां से टेक्नोलॉजी ली, वहां से वर्क कल्चर लिया, और धीरे धीरे पहले तो इन फैक्ट्रियों के अंदर लेबर ने काम किया, फिर इन्हीं लोगों से, इसी लेबर से छोटी छोटी अपनी फैक्ट्रियां चाइना की खुलवाई, जो कि इन बड़ी कंपनियों को स्पेयर पार्ट सप्लाई करती थी। पहला स्टेज क्या था? स्पेयर पार्ट लेवल। सीखने के बाद सबसे पहला स्टेज क्या होगा? स्पेयर पार्ट लेवल। स्पेयर पार्ट लेवल के बाद असेंबलिंग कर करके यहां से चीजें जो हैं वो खुद की बनानी शुरू करी, और फिर धीरे धीरे ऑन ब्रांड, खुद का ब्रांड बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब एप्पल वगैरह गए तो एप्पल की अपनी सारी टेक्नोलॉजी थी। धीरे धीरे एप्पल ने कुछ स्पेयर पार्ट्स चाइनीज कंपनी से अरेंज करने शुरू किए। उसके बाद एप्पल ने अपनी असेंबलिंग भी चाइनीज कंपनी को ही दे दी। अब वो सिर्फ मार्केटिंग कर रहा था, ब्रांड बेच रहा था। अब वीवो, ओप्पो ने
वीवो ओप्पो वर्सेस एप्पल और सैमसंग हो गया। अब आप देख लीजिए, चाइना ने यह पॉलिसी अपनाई, ओप्पो वीवो वर्सेस एप्पल सैमसंग। आप अपनी जेब में देख लीजिएगा, ओप्पो वीवो के फोन होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन यह चीज अमेरिकन एमएनसीज को नहीं दिखाई दी, ना ही अमेरिकन गवर्नमेंट को दिखाई दी। उसके पीछे भी एक रीजन है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है क्योंकि 1970s से 1980s के अंदर, पूरे के पूरे 1980s के अंदर अमेरिका पूरी तरीके से यूएसएसआर को खत्म करने में लगा हुआ था। अब यूएसएसआर को क्योंकि हराने में लगा हुआ था और उसके साथ एक अफगान वॉर चल रहा था, अफगान वॉर के अंदर यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका था, तो उस टाइम पर पूरे का पूरा फोकस अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई में था। अब जब अफगानिस्तान में लड़ाई में पूरा फोकस था अमेरिका का, तो अमेरिका इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि कोई भी स्कॉलर अमेरिका को चाइना के कंपैरिजन में या चाइना के अगेंस्ट चेतावनी दे रहा था, तो उस पर कई जगह पर हंसा भी गया कि चाइना ऐसा नहीं करेगा, वी आर मच 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 पावरफुल देन चाइना। लेकिन उस टाइम की वार्निंग्स को इग्नोर किया गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब मामला यह शुरू हुआ यहां से कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, तो ये बात है 1979 से 1989 तक। 1979 से 1989 के बीच में अमेरिका वॉज बिजी इन अफगान वॉर। अमेरिका जो था वो अफगानिस्तान से लड़ाई में बिजी था और उसके पास अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ध्यान देने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। और चाइना जो है, चाइना वॉज ग्रोइंग ऑन द बेसिस ऑफ एफडीआई रिसीव्ड। चाइना ग्रो कर रहा था क्योंकि एफडीआई रिसीव हो रहा था। यही 1989 है जिसके अंदर अगर आप देखते हैं, 1989 वही पीरियड है जब एक्सोडस इन कश्मीर हुआ और पहली बार हिंदू मेजॉरिटी को लगा कि हिंदुस्तान में भी उसको बाहर निकाला जा सकता है। एक्सोडस इन कश्मीर, कश्मीर से जब लोगों को भगाया गया, तो यहीं से आप ये देखिए ना कि पहली बार जब एक्सोडस इन कश्मीर हुआ, तो यहां से पहली बार एग्रेसिव हिंदुइज्म आपको देखने को मिलता है और राइज ऑफ बीजेपी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। राइज ऑफ बीजेपी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया हुआ, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन इन इंडिया हुआ, इंडिया में कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ और जियो ने आपको नेट फ्री देना शुरू किया, जियो ने आपको डाटा फ्री देना शुरू किया, तो यहां पर यही बीजेपी जो है वो कंप्लीट मेजॉरिटी के अंदर आती हुई नजर आती है। यही गवर्नमेंट, यही पार्टी जो उस टाइम पर थी, ये एग्रेसिव हिंदुइज्म का असर था। लेकिन अगर इस 1989 के पीरियड को देखेंगे तो 1989 से लेकर 2000 के आसपास तक आपके यहां तो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और साथ में सोशल इंस्टेबिलिटी भी थी। इंडिया वाले उठापटक आयाराम गयाराम टाइप की सरकारों में इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पा रहे थे और मिलीजुली सरकारें कुछ ज्यादा ही
चल रही थी और यही वो टाइम था जब चाइना के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट डेंग जियाओपिंग के लीडरशिप में थी और दूसरी उसके बाद जो भी आए वो भी डेंग जियाओपिंग के ही करछे चमचे कहो या चेले चपाटे कहो वही थे। यहां अमेरिका अफगान वॉर में बिजी था तो 1990 से लेकर 2000 के आसपास तक अमेरिका वॉज एंजॉइंग यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिका जो था वो यूनिपोलर वर्ल्ड को अपना रहा था, यानी एक ध्रुवीय दुनिया का मौज ले रहा था क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन चाइना जो है यहां पर एफडीआई आया। अब यहां एफडीआई का क्या किया गया, अगर ये एफडीआई दुनिया को ग्रोथ रेट में दिखा देते तो कहीं ना कहीं दुनिया चौकन्नी हो जाती कि चाइना तो कुछ ज्यादा ताकतवर हो रहा है, इसको रोको। आपको दुनिया तब तक कुछ नहीं कहती जब तक दुनिया को आपकी तरक्की ना दिखाई दे जाए। जब तक दुनिया को आपकी तरक्की नहीं दिखाई देगी, दुनिया आपसे पंगा नहीं लेगी, आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर वर्ल्ड को लगेगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं तो आपके रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देगी। शायद चाइना इस बात को अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए चाइना ने क्या किया, चाइना डिड नॉट शो इट्स ग्रोथ। चाइना ने अपना विकास नहीं दिखाया और पूरे 1990s में इसने हाइड इट्स ग्रोथ। इसने अपनी ग्रोथ को छुपाया और इन्वेस्टेड होल एफडीआई अमाउंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्वेस्टेड होल एफडीआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और पूरी जितना भी इसका एफडीआई आया उसे पुल बनाने, बिल्डिंगें बनाने, स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने से लेकर हर चीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन चीजों में ग्रोथ रेट नहीं दिखाई देती, इन चीजों में, इन सब में ग्रोथ रेट नहीं दिखाई देती। ग्रोथ रेट आमदनी में दिखाई देती है। इसने वहां नई फैक्ट्रियां लगाई ही नहीं, इसने तो सड़कें बनाई और दूसरी चीजें बनाई। ये सड़कें और दूसरी चीजें बना रहा था, अमेरिका नंबर 1 पोजीशन को एंजॉय कर रहा था, इंडिया अपनी समस्याओं में फंसा हुआ था। कभी 13 दिन की सरकार बन रही थी, कभी 13 महीने की सरकार बन रही थी, कभी कुछ 9 महीने की सरकार बन रही थी, और आपके राजनेता जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे ध्यान देने की जगह सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहे थे, और वो एक चीज ये थी कि सरकार कैसे बने और सरकार बचाई कैसे जाए, सरकार बने कैसे और सरकार बनाई कैसे जाए। आपके नेता तो उसमें उलझे हुए थे। चाइना तरक्की कर रहा था जबरदस्त लेवल पर। तभी आप देखेंगे 1990s में 2 ओलंपिक्स में चाइना डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स। चाइना ने 2 ओलंपिक्स में कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने प्लेयर ही नहीं भेजे। 2 ओलंपिक्स में प्लेयर नहीं भेजे, किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत से एक जगह फोकस किया, पूरी ताकत से सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया। 10 साल तक उसने तेजी के साथ पुल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, ऑफिस बनाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर सकता था, डैम वगैरह से लेकर सब वो डेवलप किया। अब आता है ईयर 2000। यह दुनिया का टर्निंग पॉइंट था, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। आम आदमी तो बिल्कुल ही इन सब चीजों से दूर है, उसे तो चाइना की सड़कें और ट्रेन दिखाई देती हैं, उस सड़कें और ट्रेन के पीछे की मेहनत और अपने यहां की समस्याएं नहीं दिखाई देती। आप अपने यहां देख लीजिए, आपकी सरकार ने ये कह रखा है, आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग मान जाएं, घरों में रहें। आपके यहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमेशा धीरे चलती है।
डेमोक्रेसी हमेशा धीरे चलेगी, और क्योंकि धीरे चलती है और लोगों को डेमोक्रेसी में आदत होती है सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर झंडा बुलंद किए रखने की। डेमोक्रेसी का ये बिहेवियर है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए रखेंगे, झंडा बुलंद किए रखेंगे, सरकार को गाली बकते रहेंगे, और सरकार की बात ना मानने की इन लोगों को आदत होती है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में भारत उसका बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस जैसी इस महामारी के फैलने पर भी निजामुद्दीन के मौलाना खान खड़े होकर साफ कह रहे हैं तुम्हें मस्जिद में ही जाना चाहिए, कोरोना वोरोना कुछ नहीं, 5 वक्त का नमाजी एक्सेट्रा वाली टाइप की बातें जब कही जा रही हैं, इसका मतलब आप सरकार की खिल्ली उड़ा रहे हो। और ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। यही काम अगर चाइना में हो तो गोली मार देंगे, यही काम चाइना में हो तो वो गोली मार देंगे। लोगों की आदत होती है ना, वहां तो एक ही पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी ही नहीं, यानी उन्हें प्रधानमंत्री हूं या नहीं हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें राष्ट्रपति हूं या नहीं हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हैं तो अगले 6 साल के लिए तो हैं, 5 साल के लिए तो हैं। अब आप समझिए ये 2000 जो ईयर 2000 था, ये दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट कैसे था। देखो, अगर यहां पहली चीज देखी जाए इन द ईयर 2000, तो 2000 के अंदर अमेरिका के अंदर तो हो गया 9/11, और अमेरिका दोबारा से पहले तो अफगान वॉर और फिर सेकेंड गल्फ वॉर के अंदर जाकर फंस गया। पहले तो अमेरिका में ईरान वॉर, फिर सेकेंड गल्फ वॉर के अंदर जाकर फंस गया, यानी अब अमेरिका दोबारा से लड़ाई करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के अंदर अटल बिहारी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी गवर्नमेंट, या जिसे आप कहोगे एनडीए की गवर्नमेंट थी, और वो भी एक कोआलिशन गवर्नमेंट थी जहां पर स्टेट या रीजनल इश्यूज बहुत ज्यादा थे। तीसरी तरफ चाइना जो था वो अब पूरे तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर चुका था। जब चाइना वहां लड़ाई में बिजी था, यहां से चाइना, अमेरिका भी लड़ाई में बिजी है, यहां अमेरिका ने टेक्नोलॉजी, चाइना ने टेक्नोलॉजी थेफ्ट शुरू करी। धीरे धीरे अब तकनीक चुराना शुरू किया, और तकनीक चुरा चुरा कर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के प्रॉफिट को डाउन किया। टेक्नोलॉजी थेफ्ट यानी टेक्नोलॉजी चुरानी शुरू करी। एस्टैब्लिश्ड चाइनीज कंपनीज in parallel to American and European companies, American and European companies। अब उसने अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज के समानांतर, अब उसने अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों के समानांतर चाइना की कंपनियों को स्थापित करना शुरू किया, और उसके बाद रिड्यूस्ड द concessions to American and European companies, reduced the concessions to American and European companies, और अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज का कंसेशन कम कर दिया। अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज का कंसेशन कम कर दिया। जब अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज का कंसेशन कम हो जाएगा तो जितनी भी इनको रिबेट्स थी वो कम हो गई, तो इनका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, और चाइनीज कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। इनको कंसेशंस और रिबेट दे रखी हैं तो ये और तेजी से ग्रो करेंगी, और चाइना की कंपनीज जो हैं उनके सामने अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज कहीं पर भी हिल नहीं पाएंगी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने हर चीज को छिपाए रखा। यहां 2000 से पहले एक और गेम खेली गई, और वो गेम थी 1998 में।
चाइना ने अमेरिका को से रिक्वेस्ट की कि चाइना को WTO का मेंबर बना दिया जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां चाइना बिकेम मेंबर ऑफ WTO, मेंबर ऑफ WTO। चाइना जो है वो WTO का मेंबर बनवा दिया अमेरिका ने। ये ध्यान रखिए, USSR को जो बाद में रशिया हुआ उसे 2012 में WTO का मेंबर बनने दिया गया, लेकिन चाइना को 1998 में ही अमेरिका ने मेंबर बनवा दिया। अब चाइना जब WTO का मेंबर बना तो WTO का प्रिंसिपल क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि ये सारे के सारी दुनिया में जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं सबको एक पलड़े में रखकर ये कहते हैं कि आप अब कंपटीशन करो टेक्नोलॉजी में या लेबर में या कैसे भी करके, समझे? और उसमें फिर सबको बराबर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जाती है। इसमें जो सबसे बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। अमेरिका ने इसको बनवाया था, इससे पहले गेट होता था। अमेरिका ने WTO को बनाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अमेरिका ने जब WTO को बनवाया या अमेरिका के दबाव में बना, तो अमेरिका को लगता था कि सारी की सारी दुनिया के ऊपर WTO के थ्रू वो अपनी पॉलिसीज लागू कर सकता है। लेकिन यहां चाइना जैसे ही मेंबर बना, अमेरिका को भी समझ में नहीं आया 1 बिलियन लेबर, समझे, जो कि चीप थी एंड डिसिप्लिन्ड थी, ये एडेड इन WTO 1 बिलियन लेबरर्स जो थे, यानी जो लेबर थी स्किल्ड और अनस्किल्ड, जो कि चीप सस्ती थी और अनुशासित थी, वो WTO में ऐड हो गई। और देयरफॉर रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ WTO were not able to compete with this labor of China। बाकी WTO के जो बाकी मेंबर्स थे वो चाइना की इस लेबर के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। वो चाइना की इस लेबर के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। Therefore, the industries of the world started shutting down. Industries of the world started shutting down. पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद होने लगी। अब पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद होने लगी, यानी कंपटीशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्रीज वॉज एंडिंग। चाइना की जो इंडस्ट्रीज थी उसका कंपटीशन लगातार खत्म होता जा रहा था। अब जब ये कंपटीशन लगातार खत्म होता जा रहा था तो पूरी दुनिया के ट्रेड से जो भी बेनिफिट होगा वो सारा बेनिफिट चाइना के अंदर ही तो जाएगा, चाइना के पास ही जाएगा। अब जब चाइना के पास सारा बेनिफिट जाने लग गया तो भी दुनिया ने पैनिक बटन नहीं दबाया, क्योंकि अमेरिका जो है वो अभी भी अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई में उलझा हुआ था और किसी भी तरीके से अपनी इज्जत बचाकर निकलना चाहता था। ओसामा बिन लादेन को हराना चाहता था। जब वो ओसामा बिन लादेन को मारना चाहता था और दुनिया के अंदर अपनी मस्कुलर पावर एस्टेब्लिश करना चाहता था
और रशिया को भी उसे कंटेन अभी भी करना था, भले ही रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया हो, तो भी उसको चाइना की किसी ना किसी तरीके से जरूरत थी। और इसीलिए चाइना की WTO में कई करी गई बदमाशियों को भी जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। ऐसे में 2000 के अंदर की ही बात है, 2000 के अंदर की ही बात है कि गोल्डमैन सैक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों की एक रिपोर्ट बनाती है कि कौन कहां है। उसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसे ब्रिक रिपोर्ट कहा जाता है। आज भी ब्रिक्स समिट होता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये इसमें कहा गया कि ऑल दीज इकोनॉमीज आर ग्रोइंग साइमल्टेनियसली एट इक्वल ग्रोथ रेट। इसमें यह कहा गया कि चारों की चारों जो इकोनॉमीज हैं वो बराबर ग्रोथ रेट से एक साथ ग्रो कर रही हैं। इसका मतलब यह था कि इसने ये कहा कि चारों इकोनॉमी डेवलपिंग है और धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहां से दुनिया का ध्यान चाइना की पोटेंशियल ग्रोथ या आगे आने वाली ग्रोथ से थोड़ा सा भटकना, मतलब काफी भटक गया और वो चाइना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे कि चाइना या कोई भी देश आगे कैसे पॉलिसी बढ़ाएगा या ग्रो करेगा। 2005 का ईयर आता है। अब तक आते आते चाइना started showing its strength to the world। यहां अब चाइना ने आके अपनी ताकत को दुनिया को दिखाना शुरू किया, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो जापान से पंगा हो, चाहे वो इंडिया के अंदर इन्वेजन हो, चाहे इंडिया के एरिया के अंदर घूमने आने की बात हो, चाहे कुछ भी हो, चाइना ने अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया। और अमेरिका इस टाइम पर दुनिया के दूसरे हिस्सों के अंदर लड़ाई में बिजी था और लड़ाई में उसे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और वो मार्केट से लगातार उधार ले रहा था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर चाइना स्टार्टेड परचेजिंग ट्रेजरी बिल्स ऑफ अमेरिकन फेडरल रिजर्व्स, यानी अमेरिका के ट्रेजरी बिल खरीदने शुरू किए, या दूसरे शब्दों में कहें तो तेजी के साथ अमेरिका को कर्जा देना शुरू किया। और वो कर्जा इतने तेजी के साथ दिया गया, वो कर्जा इतना तेजी के साथ दिया गया 2005 से 2015 के बीच तक कि आपको सब दुनिया को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन यहां अगर आप देखते हैं तो यहां चाइना जो है वो अमेरिका को अप्रॉक्सीमेट $3 ट्रिलियन का एक उधार दे चुका है। अब यानी चाइना जब मर्जी चाहे तो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को जीरो कर सकता है अपना उधार वापस मांगकर। ये गेम लगातार चल रही थी, लेकिन अमेरिका के पास भी
चाइना की गर्दन हाथ में है कि चाइना की शेयर मार्केट में अमेरिकन एमएनसीज ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अमेरिकन एमएनसीज ने, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनीज ने बहुत सारा पैसा चाइना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है। यानी दोनों ने एक दूसरे को इतना पैसा दे रखा है कि आज ये दोनों लड़ना शुरू करें तो लगभग दोनों के दोनों बर्बाद होते चले जाएंगे। अब आप कहेंगे 2005 से 2015 के बीच इंडिया कहां था, तो आप ये देखिए 2004 के अंदर यहां यूपीए की गवर्नमेंट आई और यहीं से क्रॉनी कैपिटलिज्म शुरू हुआ। क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी अति पूंजीवाद, जिसमें मिनिस्टर और कैपिटलिस्ट यानी इंडस्ट्रियलिस्ट का एक नेक्सस डेवलप हो गया। मंत्री और पूंजीवादी का एक नेक्सस, मंत्री और पूंजीवादी की सांठगांठ शुरू हो गई और वही सांठगांठ क्रॉनिक कैपिटलिज्म यानी अति पूंजीवाद के रूप में देखने को मिलती है। 2004 से लेकर 2014 के बीच जब चाइना पूरी दुनिया को अपनी तरक्की के से चकाचौंध कर रहा था, चौंका रहा था, आपके यहां 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोलगेट स्कैम और बैंकिंग स्कैम से लेकर बहुत सारे दूसरे स्कैम्स लगातार चल रहे थे। मंत्री और पूंजीवादी आपस में एक दूसरे से सांठगांठ करके बंदर बांट कर रहे थे और देश का मतलब मामला खराब हो रहा था। आज भी ये सब चीजें चल रही हैं। आप लोग डिबेट कर सकते हैं इस मामले में कि वो पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा गया। जो भी था, आपका देश कहां तो राजनीति और पैसे में उलझा हुआ था और कहां चाइना बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा था और अमेरिका वर्ल्ड के अंदर दो फ्रंट्स पर लड़ रहा था। अमेरिका अफगानिस्तान और वियतनाम में लड़ रहा था, इंडिया क्रॉनिक कैपिटलिज्म में बिजी था, यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिका के साथ खड़ी हुई थी और चाइना जो है जबरदस्त लेवल पर पूरी ताकत से दुनिया को सामान बना बनाकर बेच रहा था। भाई पूरी दुनिया को अगर सामान बनाकर बेचेगा और फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, तो पूरी दुनिया का पैसा भी घूम फिर के चाइना में ही पहुंचना शुरू हो जाएगा। 2016 तक चाइना का यही सीन रहा। बराक ओबामा तक, निक्सन से लेकर बराक ओबामा तक सबने यही चीज की। 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कॉपरेटेड चाइना। 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने अमेरिका को कॉपरेट किया, समझे? और यही रीजन था कि चाइना दिन पर दिन बहुत 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 ताकतवर हो गया और आज इतना ताकतवर हो गया कि चाइना अमेरिका को ही आंखें दिखाने लग रहा था। अब बराक ओबामा के जब बाद आए ट्रंप, आप इस बंदे को कैसा भी कहो, दुनिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक है। अल्टीमेट लेवल का इसका बिजनेस है, बिजनेस माइंडेड है, भविष्य की सोच कर चलता है। तो अगर ये टेट फॉर टैट और प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट देखी तो इसने अमेरिका जैसे नाम की एक ऐसी कंपनी के अंदर कमान संभाली जो बहुत ज्यादा घाटे में थी। तभी इसने आते ही एक स्टेटमेंट दिया था। जब ये कैंपेन करने लगा, डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेन करने लगे तो उन्होंने कैंपेन किया कि वर्ल्ड इज गेटिंग रिच एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका, it is committing theft at the cost of America. China is growing very fast. At the cost of America, China is growing very fast.
इट इज कमिटिंग थेफ्ट। ओपनली कहा इट इज कमिटिंग थेफ्ट, ये चोरी कर रहा है। इट इज कमिटिंग थेफ्ट, ये चोरी कर रहा है। यही रीजन है 2016 से लेकर 2019 के बीच तक आप देखेंगे तो चाइना ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों को हड़काया, पंगेबाज। सबसे पहले तो इसने अपने आप को, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे पहले अपने आप को अमेरिका जितने दुनिया के रफड़ों में उलझा हुआ था वहां से पीछे खींचा। आते ही अफगान वॉर से बाहर निकला, गल्फ वॉर से बाहर निकला, ईरान से गुस्सेबाजी की बात कर रहा है लेकिन लड़ाई नहीं कर रहा। उसके बाद सीधा आके जेरूशलम के मामले में अपना हाथ पीछे खींचा और हर उस पंगेबाजी से अपने आप को दूर किया जहां पर लड़कर अमेरिका को पैसा खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन साथ साथ चाइना के ऊपर लगातार दबाव बना के रखा हुआ था। कभी उसकी हुआई नाम की चाइना की कंपनी है, उसके जो मालिक है उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लेना, उसको उठा के अमेरिका ले आना, कभी उसके ऊपर बैन लगा देना, यूरोपियन कंपनीज पे बैन लगा देना, चाइना पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, चाइना की कंसेशंस खत्म कर देना, से लेकर इतना ज्यादा चाइना को परेशान कर दिया कि चाइना इससे अमेरिका की लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस से तिलमिला उठा। चाइना अमेरिका की लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस से तिलमिला उठा और इतना ज्यादा तिलमिला उठा कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस चाइना के लिए अनबियरेबल थी। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दोबारा सत्ता में आए। अगर ये चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दोबारा सत्ता में ना आए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सारी सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को चाइना काफी, पूरी दुनिया ही अच्छे से समझती है कि थोड़ा सा बड़बोलापन है और थोड़े से इग्नोरेंट है। शायद इस चीज का फायदा उठाते हुए ये कोरोना अटैक हुआ और अमेरिका को क्या, दुनिया को, और तभी आप देखिए ना, यहीं से तो शोर मचता है कि भाई बीजिंग और शंघाई के अंदर वुहान से कुछ खास असर नहीं हुआ, जापान के अंदर समस्या है, नॉर्थ कोरिया में समस्या नहीं, साउथ कोरिया में समस्या है, इंडिया में समस्या आई और इंडिया में भी बॉम्बे में ही सबसे ज्यादा समस्या आई। इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों के अंदर समस्या। ये वही देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं और आगे आने वाले समय में अमेरिका के साथ खड़े होंगे। उन सबको एक ही बार में निपटा दिया। और ये देखिए इस तरीके का हमला, इसे कभी इलैबोरेटेड वे में देखेंगे, इस तरीके का हमला कि पूरी दुनिया स्तब्ध है और चाइना का काम चालू है। तो दोस्तों, यहां अगर आप देखते हैं, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत एक बहुत ही वेल प्लान्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चाइना की ग्रोथ हुई है। वेल प्लान्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चाइना की ग्रोथ हुई है, इसे आपने सोचना है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को अच्छे तरीके से किया जाएगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में पूछें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, थोड़ी तारीफ कर दिया करो, उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। धन्यवाद।